नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आइकॉन स्टडी में। आज हम लोग पैडागॉजी मतलब मनोविज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी आप लोग कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सकें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप किसी भी टीचरी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी DSS पे आने वाला है, टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है, बस एग्ज़ाम लगे ही हुए हैं, तो अभी से तैयारी भी क्यों ना की जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो दोस्तों, भाषा का अर्जन माने क्या होगा, पहले हम लोगों को ये सीखना होगा। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, वो स्कूल तो जाता नहीं है, तो वो घर पे ही लोगों को देखता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो उनसे अपने आप सीखने को भाषा का अर्जन कहते हैं। और जब बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ सीखता है, तो भाषा का वो अधिगम करता है, वहाँ पे वो पढ़ाई करता है। तो दोस्तों, दिया है भाषा के अर्जन में, मतलब बच्चा घर पे सीख रहा है। और उसके विकास के लिए भाषा के सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। पहली दी है जन्म पूर्व अवधि। तो जन्म पूर्व तो कोई बच्चा सीख ही नहीं सकता, शायद किसी आप लोगों में से किसी ने सीखा हो जन्म पूर्व। सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। दूसरों किशोरावस्था और मध्य बाल्यावस्था में हम लोग स्कूल जाते हैं, तो वहाँ अधिगम करते हैं, सीखते कम हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब बच्चा स्कूल नहीं जाता तो अपने बड़ों से सीखता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था या फिर उद्योग बनाम अधीनता व्यवस्था। तो दोस्तों, जिसने भी लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में कुछ थोड़ा भी पढ़ा होगा और नैतिक विकास के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। दोस्तों, जैसे ही लॉरेंस कोहलबर्ग आ जाए या फिर नैतिक विकास आ जाए, तो आप इसी में टिक करेंगे आंखें मूंद के। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों को पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है, किस टाइप का है शिक्षक। पहला है जेंडर पक्षपात, दूसरा है जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। दोस्तों, क्या जेंडर पक्षपात कर रहा है या जेंडर पहचान रहा है। क्या दूसरों में लड़कों की तुलना में लड़कियों को या लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा देखने से जेंडर पहचान होती है। ये कौन सा साइंस है भाई। जेंडर संबद्धता होती है, जेंडर समरूपता होती है, या जेंडर पक्षपात। तो दोस्तों, सही आंसर जेंडर पक्षपात, वो पक्षपात कर रहा है। अगर कॉमन सेंस है तो समझ जाएंगे आप। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो कौन सी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कक्षा में जिससे जेंडर रूढ़िवादिता कम हो सके। तो फर्स्ट नंबर क्या कर सकते हैं, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करें हम लोग क्लास में, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व दें, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाएं, या फिर जेंडर पृथक बैठक की व्यवस्था करें। तो दोस्तों, ये तीन तो एक ही जैसे हैं जो जेंडर पक्षपात को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इस विषय में किसी भी विषय में चर्चा करेंगे तो उससे वो चीज़ें सॉल्व होंगी, हम लोग समझ पाएंगे बच्चों के मन में क्या चल रहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा है। तो दोस्तों, ये सक्रिय जिज्ञासु जहाँ भी वर्ड आता है इंपॉर्टेंट होता है, वो आधे बच्चे इसी शब्द से समझ जाते हैं कि इसका सही आंसर लेव वाइगोस्की है। तो दोस्तों, जहाँ भी सक्रिय जिज्ञासु आता है आप वहाँ लगाएंगे लेव वाइगोस्की। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिंग सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं को कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। बच्ची खुद से बात कर रही है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरीके से संबोधित करते हैं। ये बच्चा कौन सी तरीके की वार्ता कर रहा है। क्या बच्चा व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है, या जोर से बोल रहा है, पाड़ कर रहा है, या फिर आत्म केंद्रित है। दोस्तों, बच्चा आत्म केंद्रित तो नहीं हो सकता, बच्चा अपने बारे में नहीं सोच रहा, पाड़ भी नहीं कर सकता, कोई ढांचा नहीं बना रहा। जोर से बोलना, बच्चा जोर से बोल तो नहीं रहा,
वो खुद से कैसे जोर से बोलेगा, तो बच्चा व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है, बच्चा खुद से बात कर रहा है कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, मतलब उन्हें मदद करना, उनकी हेल्प करना। आप लोग समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन का भाव समझिए। तो ये क्या है, ये प्रबलन है या अनुबंधन है या मॉडलिंग है या पाठ या ढांचा। तो ये ढांचा है, ये बच्चों की मदद कर रहे हैं आप लोग या फिर उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों इसका आंसर आप लोग ढांचा ही क्लिक करेंगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो बहुत सारे व्यवहार दिए हैं, इसमें कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक से आप समझ रहे हैं चीज़ें सामने हैं, मूर्त हैं। तो पहला है परिकल्पित, परिकल्पना तो कर ही नहीं सकते जब सामने है। दूसरा है संरक्षण, कच्चा समावेशन। आगे है आस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व या फिर प्रतीकात्मक खेल, विचारों का अनुकरण। दोस्तों सही आंसर होगा संरक्षण कक्षा समावेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसी में टिक करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। दोस्तों स्कीमा है या अवलोकन अधिगम है या फिर अनुबंधन है या प्रबलम है। तो दोस्तों स्कीमा है इसका सही आंसर। तो दोस्तों जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा होगा वो बता देंगे कि संज्ञात्मक विकास जहाँ आ जाए, जीन पियाजे जहाँ आ जाए, वहाँ पे स्कीमा में टिक लगा दीजिए बिना सोचे समझे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर एवेल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब कॉपी चेक कर रहे हैं, मानक कर रहे हैं, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या बच्चों को आप लोग मारेंगे पकड़ के। देखिए पहला आंसर दिया, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित कर देंगे, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऐसा कर देंगे। नहीं, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। थर्ड है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। तो दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता, प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करेंगे कि भाई तू ऐसा है तू ऐसा है, ऐसा तो नहीं है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझेंगे, तो ये सबसे रीजनल या फिर लॉजिकल थिंग है। तो यही वाला आंसर हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि कैसी होती है, आईक्यू कैसा होता है। तो दोस्तों आंसर भी देखते हैं, बुद्धि के बारे में कौन सा सही है। पहला दिया है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ऐसा है क्या। आगे, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। क्या बुद्धि को आप माप सकते हैं, किसी की बुद्धि को। मैं तो नहीं माप सकता। आगे थर्ड नंबर दिया है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। तो क्या ऐसा है। आगे, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है, ये आप बताइए। दोस्तों बाकी तो बड़े अजीब से आंसर हैं, लेकिन एक आंसर है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इस पे आप टिक लगा देंगे। तो दोस्तों ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, बस आपको अपना कॉमन सेंस जगाए रखना, उसे सोने नहीं देना है, चाहे कितनी भी रात हो जाए या एग्ज़ाम का टाइम हो जाए। आगे देखते हैं, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, मतलब आप लोगों के जैसी। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो एक समस्या के बहुत सारे समाधान, ठीक है, क्योंकि एक आंसर तो याद नहीं कर पाती हुई, तो वो एक समस्या को बहुत सारे समाधान सोचती है कि कोई शॉर्टकट हो या कोई लॉन्ग कट है। तो वो कौन से गुण प्रदर्शित कर रही है। क्या सृजनात्मकता के गुण प्रदर्शित कर रही है, या फिर अभिसारिका, या फिर अन्मय, या फिर आत्मकेंद्रित। रूही कौन से गुण प्रदर्शित कर रही है। तो भाई रूही कुछ नया करने की कोशिश कर रही है ना, तो वो सृजनात्मकता कर रही है, क्रिएटिविटी कर रही है। तो इसका आंसर होगा सृजनात्मकता। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता
कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो ऐसे समूह से आते हैं, किसी वर्ग विशेष से आते हैं जिनकी शिक्षा में सहभागिता बहुत कम है, तो ऐसे बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ये तो गलत ही है, सही हो ही नहीं सकता। इस स्थिति को जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लेना चाहिए, तो शिक्षक होने से फ़ायदा क्या। आगे क्या है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। कम क्यों करते हैं, हम तो बढ़ाएंगे। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करना चाहिए। ठीक है, यही सबसे लॉजिकल है, इसी में लगा देते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा माने होता है जहाँ हर तरीके के बच्चे हैं। एक शिक्षक को विशेष शैक्षिक योजनाओं को, मतलब एक समावेशी कक्षा है जहाँ हर तरीके के बच्चे हैं, हर तबके के बच्चे हैं। एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं तैयार करना चाहिए भाई, बिल्कुल करेंगे। कभी कभी तैयार करना चाहिए, आलसी है क्या शिक्षक, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तो उसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वन में, पठन वैफल्य बच्चों को के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उनके प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। न्यून अवधान विकार या अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या फिर एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो दोस्तों ऐसे बच्चे होते हैं जो पठन वैफल होते हैं, मतलब वो धारा प्रवाह पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसका आंसर होगा धारा प्रवाह पढ़ ना पाना। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने ले ली होगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग आते हैं चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। सब्सक्राइब करके जाइए जिससे पार्ट सेकेंड भी आप देख सकें। धन्यवाद।